हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उम्मीद है आपने पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि अगर आप टर्म्स नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस अब समझ में नहीं आएंगी। हमने बताया था हर क्लास आपस में कोरिलेटेड रहेंगी। और आज आप समझेंगे कि जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। और आप जीडीपी में उसमें संबंध जानेंगे, यानी जीडीपी जीएनपी में संबंध, एनएनपी क्या होता है, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी जीडीपी एनडीपी क्या होता है। इन सब में आपस में कोरिलेशन समझेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। 3 स्टेप आपको बताऊंगी वीडियो में, आप उनको अच्छे से रिमाइंड रखना और फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे जीडीपी से जीएनपी निकालना है, जीएनपी से एनएनपी निकालना है, एनएनपी से जीडीपी निकालना है, और इन सब से जीडीपी कैसे निकालना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जीडीपी, हम जानते थे क्या, हमने देखा सुना समझा कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है कि नॉन टेक्निकली हमने क्या पता, नॉर्मल इतना समझे कि देश के घरेलू सीमा के भीतर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। और टेक्निकली हमने एक वर्ड बोले थे, यूज की थी, वो क्या था कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर देश के नागरिकों या विदेशी द्वारा, बस घरेलू सीमा होना चाहिए, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। तो जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है। जो जीडीपी होता है, देखो वो क्या होता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन जो घरेलू सीमा है उसमें होना चाहिए। और घरेलू सीमा हमने बताया था, भौगोलिक सीमा, आपकी समुद्री सीमा, विदेशों में जो सैन्य अड्डा है और विदेशों में जो दूतावास है, ये आपकी घरेलू सीमा में आता है। ठीक है। तो यहां जो जीडीपी का उत्पादन होगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, वो आपका जीडीपी में काउंट होगा। वो चाहे देश का नागरिक करे या विदेशी नागरिक करे, यानी घरेलू सीमा वर्ड याद रखना, वो होना चाहिए। ठीक है। और जीएनपी में क्या होता है, इसमें घरेलू सीमा वर्ड यूज नहीं होगा। मतलब यहां पे नागरिक होने चाहिए देश के, वो कहीं भी उत्पादित करे, वो देश की घरेलू सीमा में उत्पादित करें या कहीं बाहर उत्पादित करें। यानी अगर इसकी डेफिनेशन समझें अगर टेक्निकली, तो कैसे बोल सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी कहलाता है। कैसे, देखिए, जैसे मैं हूं, सपोज कोई कंपनी, सपोज लेते हैं टाटा की कंपनी। ठीक है। अब टाटा क्या करती है, वो विदेश में जाके इनकम करती है। ठीक है। तो जीडीपी क्या, विदेश में कंपनी स्थापित कर रखी है, वहां मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहां से इनकम देश में भेजती है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग, वस्तु और सेवा का उत्पादन विदेश में कर रही है। वो घरेलू सीमा जो 4 हमने बताई थी उसके अंतर्गत नहीं कर रही है, तो हम उसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जीएनपी कहता है भाई देखो, आप इनकम कैसे भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, बस आप देश के नागरिक होने चाहिए, दैट्स इट। आप बात समझ रहे हैं, कैसे भी का मतलब इलीगल नहीं, मतलब जो तरीका होता है। तो आप कहीं भी किसी भी देश में इनकम करें, चाहे घरेलू सीमा में करें या बाहर सीमा में, घरेलू सीमा से बाहर विदेशी देश में करें, बस आप देश के नागरिक होने चाहिए। तो अगर हम जीडीपी से जीएनपी निकालें तो कैसे निकलेगा, जीडीपी तो आएगा ही जीएनपी में, जो देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है वो तो आएगा ही, प्लस जो हमने विदेशों से आय अर्जित की वो भी हमारा किस में ऐड हो जाएगा, हमारे जीएनपी में ऐड हो जाएगा। यानी अगर हम जीडीपी से जीएनपी निकालें तो कैसे निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय, यानी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस जो हमने विदेशों से आय अर्जित की है। और विदेशी जो भारत में आय अर्जित करके ले जाते हैं उसका क्या करेंगे फिर। कोई विदेश की कंपनी भारत से आय अर्जित करती है, सपोज अमेजॉन है, वो भारत में आय अर्जित करती है, भले वो वस्तु और सेवा का उत्पादन यही कर रही हो, लेकिन वो आय को अपने देश ले जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने जो हमारे देश में आय अर्जित की उसको हम अपने, जो हमने आय अर्जित की है उससे घटा देंगे, उससे हटा देंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारा जीडीपी सपोज 5 रुपए है, ठीक है, और हम बाहर से जो इनकम करते हैं, जो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा, हम बाहर सर्विस दे के आ रहे हैं, कोई व्यक्ति जो बाहर कमा रहा है एनआरआई, और वो 3 रुपए कमा के ला रहा है, ठीक है, और कोई विदेशी है वो भारत से 5 रुपए कमा के ले जा रहा है, तो क्या होगा, 3 रुपए 5 रुपए को घटा देंगे, बड़ा कौन है 5, तो 5 में 3 घटेगा तो -2, यानी हमारी जीडीपी निगेटिव हो जाएगी। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेशों से हम निवल कारक आय अर्जित करते हैं वो होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो सिंपल सा ये है कि जीडीपी में ये होता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन देश में हुआ हो, ठीक है, यानी जो घरेलू सीमा जितनी हमने बताई वहां हुआ हो, और जीएनपी कहता है कहीं भी हुआ हो वस्तु और सेवा का उत्पादन, बस वो देश के नागरिक द्वारा हुआ हो और वो इनकम देश में आ रही हो, सिंपल सी बात है। तो हम जीडीपी से जीएनपी निकाल सकते हैं, जीडीपी में जो हमने बाहर जो विदेशों में आय अर्जित की उसको ऐड करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कैसे, देखिए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी टर्म आप मिस नहीं करेंगे। अगर एक टर्म आपने मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे जीडीपी जीएनपी में, जीएनपी जीडीपी में और एनडीपी में ये सब कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। देखिए, जीडीपी जैसे हमने डिफिनेशन बताया, जीडीपी भौगोलिक अवधारणा है जो देश के घरेलू सीमा पर आधारित है, और जीएनपी क्या है, राष्ट्रीय अवधारणा जो देश के नागरिकों पर आधारित है। तो अगर हम अपने जीडीपी में
जो विदेशों से हमने आय अर्जित किए, जो हमारे देश के नागरिक आय अर्जित कर रहे हैं, उसको जोड़ दें तो हमारा जीएनपी निकल आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, जहां पर एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ठीक है। और जहां पे एनएफआईए को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एम, जहां पे एक्स क्या है, भारत का नागरिक जो विदेशों से या विदेशों में आय अर्जित करता है, तथा एम क्या है, विदेशी जो भारत में आय अर्जित करता है, ठीक है। यानी भारत के नागरिक जितनी इनकम करके लाते हैं या करते हैं देश में या बाहर कहीं भी, उनकी इनकम में अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश में आके कमा के जाता है तो उनकी इनकम को हटा दें तो वो आपका जीएनपी में वो ऐड होगा, ठीक है। तो जीएनपी बराबर फिर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी भारतीय नागरिक जो देश या विदेशों में अर्निंग करते हैं उसमें से विदेशी नागरिक जो देश में अर्निंग करके ले जाते हैं उनको हटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, जीएनपी। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, चीज़ वही है, दूसरे तरीके से देखिए जीएनपी, अब बस एक फॉर्मूले के दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, बस ऐसे हम कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो जीएनपी बराबर क्या हो गया हमारा, जीडीपी प्लस, यहाँ पर हमने देखो एनएफआईए को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, अब दूसरे टर्म में वही बात है, आईए माइनस आईएफ, जहाँ पर आईए क्या है, ए अब्रॉड को इंडिकेट करता है, यानी भारतीय जो विदेशों में आय अर्जित करता है, इंडियन जो विदेशों में आय अर्जित करता है, एंड आई इंडियन जो देश में ही आय अर्जित करते हैं, और विदेशी जो इंडिया में आय अर्जित करते हैं, आईएफ का मतलब ये है, ठीक है। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस आईए माइनस आईएफ, जहां पे हम जीडीपी को क्या लिख सकते हैं, जीडीपी हमारा क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी भारतीय जो देश में आय अर्जित करते हैं और विदेशी जो भारत में आय अर्जित करते हैं, यानी जीडीपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वस्तु और सेवा का निर्माण हमारे देश की घरेलू सीमा में हुआ हो, बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो हम जीडीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, इंडियन जो इंडिया में आय अर्जित करते हैं, या फॉरेनर जो हमारे देश में सर्विस देते हैं, ठीक है, या आय अर्जित करते हैं। तो जीडीपी की जगह हम आई लिख देते हैं और आईएफ लिख देते हैं, ठीक है। और हम एनएफआईए, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आईए माइनस आईएफ, यानी वो भारतीय जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं और वो विदेशी जो भारत में आय अर्जित करते हैं। अब हम देखें कि आईएफ और आईएफ क्या हो रहे हैं, हमारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बच रहा है, आई प्लस आईए, यानी जीएनपी इक्वल टू वह भारतीय जो भारत में आय अर्जित करते हैं तथा भारतीय जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं। तो जीएनपी हमारा क्या हो गया, भारतीय जो देश की सीमा में आय अर्जित करते हैं, या भारतीय मतलब कोई भी किसी भी देश का अगर हम जीएनपी निकालें तो ऐसे निकालेंगे कि नागरिक जो अपने देश में आय अर्जित करता है तथा नागरिक जो विदेशों में आय अर्जित करता है, ठीक है। ये हमारा जीएनपी का कॉन्सेप्ट हो गया, और हमने यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा भी है, या देखिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आप देखिए, आप कुछ कंडीशंस देखिए, जैसे हमने देखा भी कि जीएनपी बराबर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जीएनपी जो होता है हमारा क्या होता है कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एनएफआईए, ठीक है। तो अगर हम कुछ केसेस देखें, तो अगर हम देखें कि जो हमारा एक्स है वो एम के बराबर हो, यानी भारतीय जो आय अर्जित करते हैं और विदेशी जो आय अर्जित करते हैं, अगर उनकी आय दोनों की बराबर है तो क्या होगा इस केस में, सपोज हम कोई डिजिट लेते हैं 5, ठीक है। तो जो हमारा जीएनपी होगा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस, क्योंकि हमारा हमने फॉर्मूला भी बताया था कि जो हमारा जीएनपी है वो जीडीपी में अगर हम अपना जो भारतीय विदेशों से आयोजित करते हैं उसको जोड़ दें और जो विदेशी भारत में आयोजित करते हैं उसको घटा दें तो हमारा जीएनपी निकल आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस 5 माइनस 5, यानी हमने माना है, बस मान लिया है कि एक्स और एम की वैल्यू 5 है, ठीक है, छोटी डिजिट लेता है कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो 5 और 5 से कैंसिल हो गया, घट गया पूरा, तो जीएनपी बराबर जीडीपी। और ये जब जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद की जब बराबर होता है तो वो क्या होती है, लगभग बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम ऑटार्की बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी रूस के संबंध में अखबारों में निकलता था। अगर दूसरा केस अगर हम लेते हैं कि एक्स की वैल्यू एम से अधिक है, एक्स की वैल्यू एम से अधिक होने का मतलब कि भारतीय जो आय अर्जित करते हैं वो जो विदेशी भारत में आय अर्जित करते हैं उनसे अधिक है, तब सपोज एक्स के बराबर हमने 3 मान लिया, कोई भी डिजिट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमने 3 मान लिया और एम इक्वल टू हमने 2 मान लिया, ठीक है। और हमने अपना फॉर्मूला जानते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, हम उस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए 3 में 1 गया तो 1 प्लस 1, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस 1, यानी जीडीपी में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी जीएनपी अब क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है आपका, ठीक है, किससे, जीडीपी से, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यानी अगर भारतीय जिनकी आय, भारतीय या हमारी जो नेट इनकम बाहर से आती है या हमारी अपने देश और विदेश में जो हम इनकम करते हैं अगर वो ज़्यादा है हमारा, तो हमारा जीएनपी जीडीपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड केस क्या है कि अगर हमारा एक्स जो है यानी भारतीय जो इनकम करते हैं वो विदेशी जो इनकम करते हैं उनसे कम है, सपोज एक्स की वैल्यू हमने 2 मान ली, ठीक है, और हमने एम की वैल्यू 3 मान ली, ठीक है। फिर क्या होगा कि अपनी वैल्यू जो फॉर्मूले उसमें पुट कर देते हैं, 2 - 3, अब क्या हुआ, -1 आया, ठीक है। तो जीएनपी हमारा क्या हो गया, जीडीपी से कम हो गया। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी हमारा जीडीपी से कम होता है तो ये व्यापार घाटे की स्थिति होती है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है, यानी भारत हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति में रहता है। इसका मतलब यह है कि जो एम की वैल्यू एक्स से ज़्यादा, यानी जो
विदेशी भारत में इनकम करके जाते हैं या इनकम करते हैं, उनकी वैल्यू भारतीय जो इनकम करते हैं विदेशों में उससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो विदेशी हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। ठीक है, आज भी भारत में आधारभूत संरचना इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि अब देखिए, तो इससे ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय को यानी नेशनल को घरेलू में बदलना चाहें या घरेलू को नेशनल में बदलना चाहें तो कैसे करते हैं। अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय निकालना चाहें, नेशनल निकालना चाहें डोमेस्टिक से, तो हमने क्या किया था, NFIA को ऐड कर दिया था घरेलू में। बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर हम डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय हम अगर ऐड कर देते हैं अपने डोमेस्टिक में तो हमारा राष्ट्रीय निकल आता है। वैसे ही अगर हम घरेलू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय, ये देखिए ये NFIA को इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, यानी अगर हम राष्ट्रीय में NFIA को घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, घरेलू निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो फिर से देखिएगा और बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आपको टर्म समझने के लिए और रिलेशंस कि GNP, GDP, NNP और NDP, इनमें समय रिलेशन क्या है, कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने लिखा भी है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो टूट फूट होता है या मशीन में जो घिसावट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, शुद्ध या निवल की प्राप्ति के लिए मूल्यह्रास को हमेशा क्या करते हैं, घटाया जाता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर आपको नेट मतलब शुद्ध या निवल की प्राप्ति करनी है तो हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को हमेशा घटा देंगे। तो यानी अगर हमें G से N में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, G से N में ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे। हम इतना इंफेसिस इसलिए करें ताकि आप बहुत अच्छे समझते चलें। ठीक है, बहुत फिर कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा वरना। नेक्स्ट देखिए फिर क्या हुआ कि जो हमारा NDP बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो GDP है वो सकल घरेलू उत्पाद है। अगर हम सकल से हमने क्या बोला, G से अगर नेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो अगर हम अपने सकल से मूल्यह्रास को घटा दें तो हमारा NDP निकल आता है। ठीक है, तो NDP इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन, यानी GDP सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद हमारा निकल के आ जाएगा। तो फिर ये NNP क्या है, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने जैसे GDP का NP निकाला और GNP से GNP का अगर हम शुद्ध निकालें तो वो क्या हो जाता है, हमारा NNP। जैसे GDP का शुद्ध क्या होता है, NNP, GDP में मूल्यह्रास घटा दिया तो हमारा NNP निकला। वैसे ही GNP का जो शुद्ध अगर हम निकालें, GNP को भी शुद्ध रूप में प्राप्त करें तो वो क्या हो जाता है, हमारा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा GNP है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारा NNP निकल आएगा, यानी NNP बराबर क्या होगा, हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटा देंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। तो 3 टर्म्स, तो इन सब चीज़ों में मुख्य 3 चीज़ें जो आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ याद करना होगा, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। क्या क्या वो 3 टर्म्स, पहला अभी तक हमने जो सीखा 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, यही 3 रूल पूरे में लगेंगे। और कुछ भी आपसे पूछ ले, GDP से GNP पूछ ले या GNP से GDP, कारक लागत से बाजार मूल्य में, बाजार मूल्य से कारक लागत में, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला, अगर आपको घरेलू से राष्ट्रीय में जाना है तो हम क्या करते हैं, घरेलू में NFIA को ऐड कर देते हैं। और NFIA क्या है, हमने बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जब हम घरेलू में ऐड कर देते हैं तो हमारा राष्ट्रीय निकल आता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने निकाल के G से N निकालना हो, यानी सकल से शुद्ध निकालना हो, ग्रॉस से नेट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को ग्रॉस में घटा देते हैं, मूल्यह्रास को ग्रॉस में घटा देते हैं, यानी नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि बाजार मूल्य, हमने बताया था कारक लागत क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कारक लागत होता है जब किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन करने में LLCE बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके कारक होते हैं। जैसे पूंजी, जैसे किराया, ब्याज, वेतन और लाभ, ये कारक लागत होते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, जैसे ये पेंसिल है, इसको हम बाजार में बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना कारक लागत ऐड करेंगे प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, हमने बताया था आपको कि अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, निवल अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है, वो ऐड होता है और सब्सिडी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो बाजार मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कारक लागत में निवल प्रत्यक्ष कर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो पुनः अगर हम बाजार मूल्य को कारक लागत में देखें तो कैसे निकलेगा, पुनः अगर निवल शब्द हटा के अगर हम पूरा फॉर्मूला देखें तो बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर हमारे जितने होंगे वो जुड़ जाएंगे, और जो सरकार ने किसी भी तरह की हमें सब्सिडी प्राप्त हुई उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करते वक्त उसको हम घटा देंगे। ठीक है, अगर हम कारक लागत इसका निकालें
तो सिंपल सा आप मैथमेटिक्स का नियम जानते हैं कि अगर कारक लागत यहाँ है और इन चीज़ों को इधर लाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कारक लागत अगर हम निकालें तो क्या होगा, हमारे बाजार मूल्य में जितने भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं वो घट जाएंगे और सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी इस तरह देखिए, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं समझना, नॉर्मल समझना, तो ऐसे समझिए कि जैसे आपने किसी चीज़ का, ये पेंसिल का आपने उत्पादन किया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप उसको जब मार्केट में सप्लाई करेंगे उससे पहले क्या किया आपने, आपका कारक लागत क्या क्या पड़ा, जितने भी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है आप उसको हटा देंगे और सरकार ने इस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए आपको जो सब्सिडी दी है वो तो आपकी कारक लागत में आ गया, तो वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका कारक लागत निकल आ गया। यानी कारक लागत क्या होगा, आपके बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया और सब्सिडी को आपने ऐड कर दिया। फॉर्मूले से ऐसे आप समझ सकते हैं। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, बाजार मूल्य, कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, बाजार मूल्य, कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। और अगर कारक लागत हमें निकालना है तो बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, यानी निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जीडीपी बाजार मूल्य में, ठीक है, हमने बताया था कि बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो अगर हम जीडीपी का बाजार मूल्य निकालते हैं तो जीडीपी का कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, ये सब ऐड हो जाता है हमारा। ठीक है, तो निवल अप्रत्यक्ष कर भी हमने बताया था कि निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अगर हम जीडीपी से जीएनपी की तरफ चलें, जीडीपी बाजार मूल्य से जीएनपी बाजार मूल्य में चलें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में चलें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद से हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब हम राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो हम जीडीपी में एनएफआईए को ऐड कर देते हैं। पूरी प्रोसेस वही है जो आपने फर्स्ट स्टेप सीखा, उसी को ऐड करते चलिए दिमाग में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो जीएनपी है हमारा, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस से अब हम नेट की ओर जा रहे हैं, और जब हम नेट की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस में मूल ह्रास को घटा देते हैं। तो अपने ग्रॉस में अगर हम ये जो जीएनपी, अगर इसमें मूल ह्रास को हम घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। ठीक है, तो एनएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी माइनस मूल ह्रास। और अगर एनएनपी हम कारक लागत में निकालें तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज को कारक लागत में निकालते हैं तो कारक लागत बराबर क्या होता है, बाजार मूल्य माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। और निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो माइनस का चिन्ह बाहर था, जैसे कारक लागत बराबर क्या होता है, कारक लागत बराबर हमने बताया था कि हमारा बाजार मूल्य प्लस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो अब ये निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो ये बाहर माइनस का जो चिन्ह है, जब ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस वाली चीज प्लस में और प्लस वाली माइनस में, सब्सिडी ऐड हो जाएगी, अप्रत्यक्ष कर ऐड हो जाएगा। यानी सिंपल से समझिए, जब आप किसी चीज का कारक लागत निकालते हैं बाजार मूल्य से, अगर आप इस पेंसिल का हमारा कारक लागत क्या था, जब हमने इसको बेच दिया मार्केट में, अगर इसको हमने बेच दिया, अब हम मार्केट में खरीद के ले आए हैं मार्केट से, अगर हम इसका कारक लागत निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसके जो मार्केट प्राइस है, सपोज हमने 10 रुपये में इसमें इस पेंसिल को खरीद के लाए थे, तो इसमें जितने भी प्रकार के टैक्स एडेड है अप्रत्यक्ष, उनको घटा देंगे और सरकार ने जो सब्सिडी दी है उसको ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेंसिल का कारक लागत क्या था। आप समझ पा रहे हैं बात को, बस वही किया गया है। ठीक है, अब पुनः देखिए, ये सिर्फ आपको रिवीजन के लिए अब देखिए हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीडीपी से जीएनपी की तरफ चलिए, बाजार मूल्य से कारक लागत पे चलिए। ठीक है, तो बेसिक से फॉर्मूले बस याद रखिएगा। ठीक है, अब जीडीपी बाजार मूल्य, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ग्रॉस से हम नेट में चल रहे हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद से हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा शुद्ध जी से एन की प्राप्ति के लिए हम जी में क्या करते हैं, मूल ह्रास को घटा देते हैं। फिर से हमने वही प्रोसेस की, मूल ह्रास को हमने घटा दिया और फिर हमने क्या किया कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे। अब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जाने के लिए क्या करते हैं, हम हमारा जो एनडीपी था यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद में एनएफआईए को ऐड कर देंगे। तो पुनः कारक लागत में निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ये हमारा एनएनपी कारक लागत में निकल आया। ठीक है, तो एनएनपी कारक लागत को ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और समझिए कि जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम एनएफआई ऐड कर देते हैं तो हमारा जीएनपी निकल आता है। ठीक है, अब ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, एनएफआई को ऐड कर देते हैं। वही प्रोसेस देखिए बार बार चल रही है ना, बस हम कभी जीएनपी निकाल ले रहे हैं, कभी एनएनपी निकाल ले रहे हैं, कभी एनडीपी निकाल ले रहे हैं, कभी जीडीपी निकाल ले रहे हैं ना। तो कारक लागत में हम निकालना तो क्या करेंगे, हम बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, और चूंकि हमने एन निकाला था, जी से एन निकालने के लिए मूल ह्रास को घटा देते हैं, प्लस हमारा एनएफआईए जो था वो पूरा ऐड कर देंगे। तो हमारा राष्ट्रीय आय क्या निकला, जीडीपी में अगर हम एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, मूल ह्रास को घटा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय आय निकला। और कैसे निकला आपने देखा होगा, पूरा वही फॉर्मूला है, वही चीजें वहां पे चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपने देखा था अभी यहाँ पे इससे पहले कि ये जो कारक लागत है, बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, अगर हमें एनएनपी निकालना था ना तो प्लस इसमें एनएफआईए ऐड होता है। ठीक है, फिर हाँ नेक्स्ट, फिर वैसे देखें जीएनपी बाजार मूल्य, वही चीज है, वही फॉर्मूला। अब देखिए एनडीपी बाजार मूल्य, ठीक है, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू में क्या करते हैं, नेट हम निकाल रहे हैं,
जीएनपी से, चूंकि जीएनपी जो एनडीपी है वो जीएनपी का शुद्ध रूप है, और जब जीएनपी का शुद्ध रूप एनडीपी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम घरेलू यानी जीडीपी में मूल ह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी निकल आएगा। ठीक है, अब एनडीपी का बाजार मूल्य अगर हम निकालें तो क्या होता है, कारक लागत में निवल अप्रत्यक्ष कर ऐड होता है, मूल ह्रास जो आपका पहले से माइनस था वो माइनस होगा। एनडीपी कारक लागत अगर निकालें तो क्या करते हैं हम बाजार मूल्य में हमेशा निवल अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं घटा देते हैं और मूल ह्रास घट गया। और निवल अप्रत्यक्ष कर आप जानते हैं घट के क्या होता है आपका, निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पे माइनस बाहर है तो वो माइनस सब्सिडी ऐड हो जाएगी और अप्रत्यक्ष कर घट जाएगा। तो एनडीपी कारक लागत जो होता है वो जीडीपी के कारक लागत और माइनस मूल ह्रास के देखिए बराबर हो गया, क्योंकि ये जीडीपी बाजार मूल्य माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको क्या लिख सकते हैं जीडीपी कारक लागत, इसको आप जीडीपी कारक लागत लिख सकते हैं और मूल ह्रास को हमने वैसे लिख दिया। तो एनडीपी कारक लागत बराबर जीडीपी कारक लागत माइनस मूल ह्रास। ठीक है, पुनः आप देखिए जो हमारा एनएनपी बाजार मूल्य है, ठीक है, अब जीडीपी बाजार मूल्य एनएफआईए और मूल ह्रास को घटा दिया, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी में हमने क्या किया मूल ह्रास को घटा दिया, और जीडीपी से जब हम नेशनल में जाते हैं, घरेलू से राष्ट्रीय में जाते हैं तो एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, उसको वैसे ही हमने ऐड कर दिया। ठीक है, पुनः एनएनपी बाजार मूल्य जीडीपी मूल ह्रास जो कि हमने घटाया था वही वैसे ही है, पुनः एनएनपी बाजार मूल्य जीडीपी कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल ह्रास प्लस एनएफआईए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वो जितना आपको समझाया गया डिटेल में समझ में आया होगा। सिंपल से 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, जी से एन निकालना है, ग्रॉस से नेशनल में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिप्रिसिएशन हटा देना होगा, यानी मूल ह्रास को घटा दो। भाई शुद्ध अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सुनार के पास जाते हैं, भले आपने चेन कुछ ही समय पहले खरीदी हो, तुरंत बट्टा काट लेता है, उसके बाद जो आपका प्राप्त हुआ वो शुद्ध हुआ है ना। तो ऐसे क्या करते हैं हम नेट निकालने के लिए, एन निकालने के लिए हम जी में क्या करेंगे, मूल ह्रास को घटा देंगे, ग्रॉस में मूल ह्रास को घटा देंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना ये। और दूसरा क्या है कि हमारा जो बाजार मूल्य होता है, अगर हम कोई चीज बाजार मूल्य अगर किसी चीज का निकालें, ये अगर मेरी पेंसिल है इसका बाजार मूल्य निकालूंगी तो मैं अपना कारक लागत इसमें जो मेरा ऐड होगा वो प्लस जितना भी मेरा निवल अप्रत्यक्ष कर होगा वो ऐड होगा। और निवल अप्रत्यक्ष कर मैंने बताया था जितना भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो जुड़ जाते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है बाजार मूल्य। भाई जब आप मार्केट में पेंसिल सप्लाई करोगे और अगर इस पर सब्सिडी दी गई है तो वो तो हटाएंगे ना हम, क्योंकि सब्सिडी दी गई है ना। सरकार अगर पानी की बोतल कह रही है कि मैं पानी की बोतल में, हर पानी की बोतल में 5 रुपए सब्सिडी दे रही हूं, तो आप कस्टमर से थोड़ी ना वसूलेंगे, आप अपना कारक लागत ऐड करेंगे और जो टैक्स है वो ऐड करेंगे, सब्सिडी को हटा लेंगे, तो आपका मार्केट प्राइस हो जाता है ना। तो नेक्स्ट हम कुछ टर्म समझते हैं, पर उससे पहले अभी हाल ही में जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जीडीपी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सी? चौथी। एक समय था जब भारत टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था। फ्रेजाइल मतलब अत्यंत भंगुर या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे बहुत आसानी से सुभेदित किया जा सके। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि भारत टॉप 5 में आता है, जहां अमेरिका जो 30 ट्रिलियन में है, चाइना 19 ट्रिलियन में है और जर्मनी और उसके बाद भारत जो 4.1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेट में आ चुका है, जापान को पीछे करते हुए चौथे स्थान पे आया है। और ये रिपोर्ट नीति आयोग और आईएमएफ ने जारी की है, दोनों ने, ठीक है। और आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया था, लेकिन जीडीपी में वृद्धि दर जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 6.5 की दर से इसमें वृद्धि होगी, लेकिन जो वृद्धि हुई है वो 6.2% की दर से हुई है। और वर्तमान में जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो BRC सुब्रमण्यम, ठीक है, इन्होंने जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट पेश की, जो सीईओ हैं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट और आईएमएफ के द्वारा जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है उससे हमें पता चलता है कि भारत विश्व की चौथी टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ चुका है, ठीक है। जहां पे ये कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स आप या, और हाँ, हर साल अपनी जो इकोनॉमी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अपडेट करना पड़ता है, आप अपडेट करते रहिएगा। जो वर्तमान में जो भारत की जो US डॉलर है, जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी हो गई है, 25-26 के अनुसार कितनी हो गई है, 2880, 2880 रुपीज। और भारत ने 2047 तक विकसित होने का लक्ष्य रखा है, विकसित होने का लक्ष्य रखा है, जहां पे हमारी इकोनॉमी कितनी होगी, हमने अनुमान लगाया है, हमने अनुमान लगाया है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी, 30 ट्रिलियन डॉलर। और विकसित राष्ट्र जब कोई होता है तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसको, जो भी 25-26 के अनुसार, जो आप देखते हैं कि 13-14 में कितनी थी, 1440 के अप्रोक्सीमेट थी, ठीक है, जो वर्तमान में बढ़कर 2880 हो गई है। लेकिन आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि इसको विकसित राष्ट्र बनने के लिए पर कैपिटा इनकम का कितना होना चाहिए, 14,005 US डॉलर। आप समझ रहे हैं? अब हम कुछ टर्म समझते हैं, ठीक है। तो जीडीपी समृद्धि दर या वृद्धि दर क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है। देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट को ही हम क्या बोलते हैं, आर्थिक समृद्धि दर। अर्थात जब पिछले वर्ष की जीडीपी की तुलना में
वर्तमान वर्ष की जीडीपी का जब हम प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी वृद्धि दर। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अगर जीडीपी में संकुचन होता है तो वह निस्संदेह नकारात्मक होगी, यानी जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक होगी। कैसे? पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन कैसे? जैसे पिछले साल 2024 में जो आपका जीडीपी था, सपोज 5 रुपए था, ठीक है, वर्तमान में आपका जीडीपी 6 रुपए हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 6 - 5 जो बड़ा है उसमें घटा दीजिए छोटे को, बटे 100, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करिए, 100 का भाग करिए, और जो निकल आए वही होता है आपका जीडीपी वृद्धि दर, समृद्धि दर। इसी को बोलते हैं हम आर्थिक समृद्धि दर, इसी को हम आर्थिक समृद्धि दर बोलते हैं। अब एक चीज देखिए, जीडीपी में कोई पोजीशन कैसे आती है? देखिए, ये आपने वेवलेंथ देखा होगा ना, फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ा होगा, ये दिख रहा है आपको? सब जुगाड़ू आइटम है यार। देखिए, ये एक एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। देखिए, अगर जीडीपी, ठीक है, अगर हमारी जीडीपी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, ये, और यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से ग्रोथ हो रहा है हमारा, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या आ रहा है हमारा? अर्थव्यवस्था में हमारा तेजी से उछाल आ रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? सुस्ती आ रही है, रुक जा रहा है, इसी को बोलते हैं स्लो डाउन। क्या बोलते हैं? स्लो डाउन। यानी अर्थव्यवस्था चली और यहाँ सुस्त हो गई, कुछ समय के लिए रुक गई, स्थिर हो गई, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लो डाउन। जैसे आप कहीं चल रहे होते हैं, यात्रा कर रहे हो, तो कुछ देर के लिए थक जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लो डाउन, ठीक है। फिर क्या हुआ? यात्रा बहुत लंबी है, किसी भी कारणवश आप बैक हो गए, नीचे आ गए, पीछे आ गए, तो वो नेगेटिव हो गया। अब आप स्लो डाउन से नीचे आ गए, ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आए तो क्या हुआ? संकुचन हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो पॉइंट है, यहां तक आपका जो है क्या हुआ? आपका संकुचन। अगर आप ऊपर से यहां से अगर आप सुस्ती से और नीचे आएंगे तो आपकी संकुचन की स्थिति आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति आ जाएगी। और अगर आप यहां नहीं संभले तो मंदी की स्थिति आएगी। अगर आप और नीचे आएंगे यहां तो आपकी मंदी की स्थिति आ जाएगी। और अगर यहां टॉप, जैसे आप यहां सुस्ती में आए थे टॉप पे, यहां टॉप पे आ गए, तो ये स्थिति बहुत बुरी है। ये स्थिति किसकी हो जाएगी? ये आपकी महामंदी की स्थिति हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिप्रेशन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। और महामंदी की स्थिति विश्व में 1929 और 30 में आई थी, ठीक है, उसके बाद कभी नहीं आई। तो अगर हम इस डिप्रेशन से यहां रिकवर कर लेते हैं, डिप्रेशन से डायरेक्ट यहां रिकवर करते हैं, या फिर हमारी जो मंदी थी हमने वहां से रिकवर कर लिया, या फिर जो हमारी संकुचन था, कंट्रक्शन था, हमने वहां से रिकवर कर लिया, ठीक है। मंदी को बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। तो अगर हम रिसेशन, डिप्रेशन, या फिर हमने यहां से रिकवर कर लिया, यानी संकुचन से, कंट्रक्शन से, यहां से, तो ये हमारा रिकवरी होता है। तो ये पॉइंट जहां से हम रिकवर कर रहे हैं, पुनः अपनी स्थिति में आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रिकवरी, ठीक है। और रिकवरी भी कई प्रकार की होती है, जैसे यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, के शेप, एल शेप। अब ये क्या होते हैं? यानी जब कोई अर्थव्यवस्था रिकवर होती है तो कौन सा शेप लेती है? आप देखते होंगे ना, हॉस्पिटल्स में जो लाइफ लाइन होती है वो चलती रहती है, जिग जैग जिग जैग। ऐसे ही जब अर्थव्यवस्था ग्रो करती है या नीचे आती है तो ये जिग जैग, और वो जिग जैग कैसे कैसे शेप लेते हैं अपनी रिकवरी में, उसी के नाम है कुछ, जैसे यू शेप रिकवरी, वी शेप, डब्ल्यू शेप, जेड शेप, एल शेप, के शेप। अब ये सारी क्या है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अभी कुछ और टर्म समझें। नेक्स्ट टर्म क्या है? जीडीपी में तेजी या समृद्धि, ग्रोथ। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वृद्धि या ग्रोथ रेट, वृद्धि दर हमने पढ़ा था। समृद्धि दर और वृद्धि दर पढ़ा था। वो क्या होता है? हमने बताया था कि जब दो वर्तमान वर्ष की जीडीपी और पिछले जो वर्ष की थी जीडीपी, उनमें जो प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं वो वृद्धि दर होती है। तो समृद्धि क्या होती है? यानी वो ग्रोथ रेट होती है। तो ग्रोथ क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीडीपी वृद्धि दर दोनों में लगातार वृद्धि हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी समृद्धि या ग्रोथ बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में तेजी बोलते हैं। और हमने बताया था कि जो भारत है उसका वित्तीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वर्ष कितना माना था? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 तिमाही होती है, वो 4 तिमाही होती है, यानी 12 महीने जो होते हैं उनको अगर आप 3 महीने में डिवाइड करें तो कितने महीने बनेंगे? 4 भाग में बैठेंगे, तो 4 क्वार्टर होते हैं, यानी चारों क्वार्टर में लगातार वृद्धि हो। सपोज एग्जांपल के लिए कि पहले क्वार्टर में 2 था, फिर 3 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, फिर 6, फिर 8, ठीक है। तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि दर बढ़ रही है। ऐसे समझिए कि आप कहीं से यात्रा कर रहे थे, आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड और तेजी से होती जा रही है, यानी पहले जितनी स्पीड थी उससे दुगनी स्पीड से आप चलते जा रहे हो, तो आप आगे तो बढ़ ही रहे हो, प्लस आपकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो ये होती है ग्रोथ, समृद्धि। और जो पिछला बताया था वो क्या था? समृद्धि दर। हमने एक और टर्म यूज किया है। हमने जब आपको ये फिगर दिखाया था तो बोला था ये जो पोजीशन है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे सुस्ती आती है, स्लो डाउन। तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती क्या है? स्लो डाउन क्या है? जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी में तो वृद्धि होती है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट में वृद्धि नहीं होती, और ग्रोथ रेट में वृद्धि नहीं होगी यानी नकारात्मक नहीं होता, बस ग्रोथ रेट में वृद्धि नहीं होती है, यानी संकुचित नहीं होगा, ना नकारात्मक होगी जीडीपी। सिर्फ क्या होगा? उसकी ग्रोथ रेट में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। ऐसे समझिए कि आप यात्रा कर रहे हैं,
सफ़र कर रहे हैं, अब आप सफ़र करते करते थक गए हैं तो आप धीमे चलने लगे। पहले बहुत स्पीड से चल रहे थे, अब आप धीमे चलने लगे। अभी भी आप आगे ही बढ़ रहे हैं, अभी भी आप जहां जाना चाहते हैं उसी दिशा में जा रहे हैं, पहुंच उसी दिशा में रहे हैं, बस आपकी स्पीड कम हो गई है। आप थक गए हैं तो आपकी स्पीड कम हो गई है, यही है। यानी आपकी चलने की जो दर है वो कम हो गई है, लेकिन आप बढ़ आगे ही रहे हैं, ठीक है। यानी कोई बच्चा जो पहले पास होता था 10 में 7 नंबर लाता था, ठीक है, जो 4 नंबर लाया था 4 नंबर से वो 8 नंबर लाया था, ठीक है, एक साल, दूसरे साल वो 9 नंबर लाया, बढ़ा अभी भी 8 से 9 हो गया, लेकिन उसकी दर कम हो गई। कहां वो 4 से 8 लाता था, अब वो 4 से 1 पॉइंट बढ़ा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था में सुस्ती या स्लो डाउन। स्लो डाउन, संकुचित नहीं होती अर्थव्यवस्था, ना नकारात्मक होती है, हमेशा याद रखना। इसमें सिर्फ ग्रोथ रेट में कमी आती है, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता, लेकिन जीडीपी बढ़ती है, ठीक है। उसकी बढ़ने की जो दर है जीडीपी की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। टर्म हमने यूज किया था अर्थव्यवस्था में संकुचन। जब मंदी आती है, स्लो डाउन, फिर उसके बाद ये पोजीशन जो होती है ये हमने बताया था संकुचन, कंट्रक्शन। ये क्या होता है, देखिए, जब अर्थव्यवस्था में किसी भी तिमाही, 4 तिमाहियां होती हैं एक साल में, कोई भी तिमाही में अगर जीडीपी नेगेटिव है, ग्रोथ रेट जो उसकी है वो नेगेटिव है, जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव है या वृद्धि दर नकारात्मक है, तो अर्थव्यवस्था में संकुचन आता है। उसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था में संकुचन आ गया। जैसे पहले तिमाही आपकी अर्थव्यवस्था 5% थी जो ग्रोथ रेट थी, दूसरे तिमाही इसकी ग्रोथ रेट आप समझ लीजिए 4 थी, फिर आपकी -2 हो गई, फिर आपकी 6 हो गई। बढ़ कितनी गई, यहां कितनी है मतलब नहीं रखता, लेकिन जो आपकी नेगेटिव हुई थी, -1 हो गई थी या 2, जितनी भी हो गई, कोई भी आप मान ले डिजिट, तो जो एक तिमाही यानी किसी अर्थव्यवस्था में किसी भी एक तिमाही में अगर ग्रोथ रेट, वृद्धि दर नेगेटिव है तो उस अर्थव्यवस्था को संकुचन बोलते हैं। यार मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में संकुचन आया। कंडीशन क्या है, किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नेगेटिव होना। टर्म यूज किया था कि मंदी क्या है, रिसेशन। हमने बताया था यहां सुस्ती, स्लो डाउन, फिर हमने बताया था यहां पे संकुचन हुआ, कंट्रक्शन हुआ, और हमने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था एक दी हुई रेखा, एक जो निर्धारित डिजिट होती है, जो कि भाई इससे नीचे अर्थव्यवस्था गई तो फिर वो हमारी मंदी की ओर मानी जाएगी, रिसेशन। तो अगर अर्थव्यवस्था यहां आ जाती है नीचे, तो ये क्या होती है, रिसेशन। इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही नेगेटिव हो, तो हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या आ गया है, मंदी आ गई है, रिसेशन आ गया है। अगर हम कोविड का समय देखें, जो 2021 का समय था, तो भारत की जो पहली क्वार्टर थी उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, -24%। ये रियल डाटा जो मैं बोल रही हूं। और जो सेकेंड क्वार्टर थी उसमें कितना था, -7.5% जो ग्रोथ रेट थी, और जो थर्ड था उसमें 4% थी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार 2 तिमाही ग्रोथ रेट कितनी थी, नेगेटिव थी। 3 में रिकवरी हुई, लेकिन लगातार जो 2 नेगेटिव थी वो हमारी किसको दर्शाती थी, मंदी की स्थिति को दर्शा रही थी। यानी उस वक्त मंदी की स्थिति थी, रिसेशन की स्थिति। और बाद में कोरोना आया, पूरा विश्व उसकी चपेट में आ गया, तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा संभल गई, ठीक है। तो मंदी के बाद हम जानते हैं महामंदी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। मंदी की स्थिति में आप जानते हैं कि मंदी की स्थिति में जीडीपी में संकुचन होना स्वाभाविक है। तो महामंदी क्या है, डिप्रेशन क्या है, जैसे इंसान को होता है ना जब आखिरी स्टेज होती है हर किसी की, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। जीडीपी में भी यही है। इसकी कंडीशन क्या है कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट में लगातार 3 तिमाही, जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 3 तिमाही नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि जो जीडीपी है उसमें 10% का संकुचन हो, 10% का संकुचन हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम घोषित कर देते हैं कि महामंदी की स्थिति है। और ये स्थिति विश्व में सिर्फ एक ही बार आई है, हमने बताया है 1929 और 30 में, 1929 से 30 में, ठीक है। ये स्थिति विश्व में महामंदी की स्थिति थी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड मेल्ट डाउन है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। यानी अगर शेयर मार्केट, शेयर बाजार में दीर्घ काल में लगातार गिरावट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्ट डाउन की पोजीशन, मेल्ट डाउन की स्थिति, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे टर्म्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। हमने 3 विधियां हम देखेंगे, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इनसे जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। और हम देखेंगे पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, ये सब क्या है हम इनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में जो हमने बताया था कि जो रिकवरी होती है, यू, वी, डब्ल्यू, जेड शेप, के शेप, एल शेप, सॉरी, उनको भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।